and welcome to this week's Current Legal Affairs. We will see what the courts have said from September 19 to September 25. The first case. The first case is Trimurti Fragrances Private Limited versus Government of NCT Delhi. Now the bench is a constitutional bench. As we can see, it's a 5-judge bench. Justice Indra Banerjee, Justice Hemant Gupta, Justice Suryakant, Justice M.M. Sundaresh, and Justice Dhulia. Now, what was the question? The question in this case was pretty interesting, It was asked from this bench that what happens if a unanimous 5-judges bench gives a decision overruling the judgment of a 7-judges bench, wherein, now, what's the question? कि एक जजमेंट है जो 5-जज बेंच ने दिया. 5-जज बेंच में 5 जो जजेस थे उन्होंने यूनानिमसली एक डिसीजन दिया ओवररूल करते हुए एक जजमेंट को जो 7-जज बेंच ने दिया. ठीक है, नाउ दैट अदर जजमेंट इज गिवन बाय अ 7-जज बेंच, बट उसमें जो मेजॉरिटी डिसीजन है वो सिर्फ 4 जजेस का है, जस्ट 4 जजेस. सो व्हाट द क्वेश्चन इज कि क्या ये 4 जजेस जो 7-जज बेंच का पार्ट हैं वो अगर एक डिसीजन दे रहे हैं, क्या वो ओवररूल हो सकता है बाय अ 5-जज बेंच? रीज़न बीइंग कि यहाँ पर सिर्फ 4 जजेस हैं जो एक चीज़ को मान रहे हैं और वहाँ पे 5 जजेस हैं जो कि उसको ओवररूल कर रहे हैं. सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि नंबर ज़्यादा है 5-जज बेंच के जजेस का क्योंकि वो यूनानिमस डिसीजन दे रहे हैं. नाउ द कोर्ट सेड इसमें that this cannot be a proper view of a 7-judge bench, right? Cannot be overruled by a 5-judge bench, even though there are just 4 judges in that 7-judge bench who are giving this particular opinion, which is supposedly being overruled by a 5-judge bench. ठीक है, तो अगर एक 7-judge bench का डिसीजन है वो हमेशा ऊपर रहेगा एक 5-जज बेंच के डिसीजन से. क्यों? क्योंकि वो एक 7-जज बेंच का डिसीजन है. इट डजेंट मैटर कि उसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का रेशियो क्या है, वो फिर भी जो जजमेंट है वो एक 7-जज बेंच का जजमेंट होगा एंड देयरफॉर उसके पास प्रेसिडेंस होगा. ठीक है, नाउ कम्स खुर्शीद अहमद भट्ट वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नाउ ये जो जजमेंट है वो है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का बाय अ सिंगल जज बेंच जस्टिस संजीव कुमार. अब इसमें फैक्ट्स क्या थे? इसमें जो पेटिशनर था इस केस में उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंडर बंद किया गया था. ठीक है, एक जो क्रिमिनल लॉज होते हैं वो 2 में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो हो गए हम लोग के नॉर्मल आईपीसी का जिसमें हम लोग सीआरपीसी का प्रोसीजर फॉलो करते हैं, एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें एविडेंसेस दिए जाते हैं. दूसरे होते हैं प्रिवेंटिव डिटेंटिव एक्ट्स, राइट? इनमें ये होता है कि ये ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं. ठीक है, इनमें बेल ज़्यादा मुश्किल से मिलती है. इनका जो टाइम होता है फॉर अ डिफ़ॉल्ट बेल वो ज़्यादा लंबा होता है एंड ये इन जनरल डिटेंशन में आपको डालते हैं एंड ये प्रिवेंट करते हैं कि आप किसी एक्ट को किसी पर्टिकुलर एक्ट को करें. वो कौन से एक्ट्स हैं वो उस पर्टिकुलर लॉ में दिया होता है, राइट? तो अब इसमें क्या हुआ था इस केस में कि एक पेटिशनर जो था उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया गया था अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. और क्यों डाला गया था? विद अ व्यू टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्रेजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर. उसको इसलिए अंदर डाला गया, डिटेन किया गया, जिससे कि वो आगे कभी पब्लिक ऑर्डर को ख़राब ना कर पाए. ठीक है, ये बोला. तो अब कोर्ट ने क्या कहा कि द एलिगेशंस कंटेन्ड इन द अफोरसेड एफआईआर व्हिच इज मेड बेसिस ऑफ डिटेंशन ऑर्डर. अब इस डिटेंशन ऑर्डर का बेसिस क्या था? ये जो इसको डिटेंशन ऑर्डर दिया गया था उसका बेसिस था एक एफआईआर. ठीक है, even if taken to be true on their face value do not constitute an act which has the potentiality of disturbing the public order. तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा अगर हम मान भी लें कि एफआईआर में जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी एलिगेशंस हैं वो सच हैं, हम ये मान के चलते हैं कि एफआईआर एकदम सही है और
एकदम उसको फेस वैल्यू पे ले रहा है, ठीक। उसके बाद भी उस पे जो एलिगेशंस हैं वो काफ़ी नहीं है कि पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करें, ठीक है, उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होगा। Then the court said the term law and order and public order look deceptively similar but both have different connotations. यहाँ पे कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ड्रॉ की कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या मतलब होता है और पब्लिक ऑर्डर का क्या मतलब होता है। ये सुनने में और देखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस है। While former is continual ongoing term, the latter is of a temporary nature. Law and order एक कंटिन्यूस नेचर का है, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा मेंटेन होना होता है। पब्लिक ऑर्डर एक टेम्पररी नेचर का ड्यूरेशन रखता है। इन केस ऑफ पब्लिक ऑर्डर द कम्युनिटी और द पब्लिक एट लार्ज इज अफेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर एक्शन। अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो वो कब होता है, जब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या पब्लिक एट लार्ज किसी एक एक्शन से अफेक्ट होती है। Whereas the act or acts that affect only few individuals may be a case of law and order. लेकिन अगर कोई ऐसा एक्ट है जिससे सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स सोसाइटी के डिस्टर्ब होंगे तो कहा जाता है कि आपने लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा है, आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में प्रॉब्लम डाली है। पब्लिक ऑर्डर बड़ी चीज़ है, कोई बड़ा प्रॉब्लम आप अगर सोसाइटी में ला रहे हो तो आप पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हो। Mere contravention of law, such as indulging in cheating or criminal breach of trust, affects the law and order. तो हम लोग आईपीसी में जो चीज़ें पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ देम, वो जो ऑफेंसेस हैं चीटिंग का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, ये मर्डर का, ये सब लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ते हैं, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ते हैं जो कि एक कंटिन्यूस चीज़ है। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा रहता है और किसी भी इस तरह के छोटे मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। But before it can be said to affect public order, it must affect the community or public at large. अगर आप कह रहे हैं कि किसी एक्ट ने पब्लिक ऑर्डर को इफेक्ट किया है तो बहुत एक बड़ी कम्युनिटी पे इफेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मर्डर हुआ है, ठीक है, एक इंसान ने दूसरे इंसान का मर्डर कर दिया, लेट्स से कि प्रॉपर्टी का कोई मसला था जो कि बहुत होता है बिटवीन ब्रदर्स और बिटवीन इवन फादर एंड सन एंड जो भी, तो एक ने दूसरे का मर्डर कर दिया। ये क्या हुआ, ये लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन अगर वो मर्डर इस तरह से हुआ है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंसान ने दूसरे कम्युनिटी के इंसान को मारा है फॉर द रीज़न कि वो इंसान उस कम्युनिटी का है, द रीज़न ऑफ किलिंग इज़ द कम्युनिटी, तो फिर और उससे इमर्ज हो गए, मान लेते हैं राइट्स इमर्ज हो गए या कोई भी डिस्कोर्स आता है सोसाइटी में, तो हम लोग कहेंगे कि ये पब्लिक ऑर्डर इफेक्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। द नेचर ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट, द मैनर इन विच इट इज कमिटेड एंड द इम्पैक्ट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटर्मिन whether a particular act would fall within the realm of public order or law and order. What is alleged in the FIR, which is the sole basis of putting detenue under preventive detention, clearly falls within the ambit of law and order. तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ती हुई हैं, और लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने पे आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के में नहीं डाल सकते हो, ठीक है। आप अगर कोई इंसान लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहा है उसके लिए और लॉज भी हैं, अगर कोई पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ रहा है उसको मेंटेन करने के लिए आप प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में डाल सकते हो। Unless a criminal act attributed to the detenue has the effect of disturbing the even tempo of life of community or public at large, it would remain in the realm of law and order and thus cannot be made the basis of preventive detention. ठीक है, वही चीज़ कि अगर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहा है तो आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं डाल सकते हो। To understand the concept better, here is an example where two drunkards quarrel and fight in public street. There is disorder, but not public disorder. दो लोग अगर ड्रंक हालत में लड़ रहे हैं तो प्रॉब्लम तो हो रही है लेकिन पब्लिक डिसऑर्डर नहीं है, वो कोई बहुत एट लार्ज कम्युनिटीज नहीं इफेक्ट हो रही हैं उससे। They can be dealt with under powers of maintenance of law and order, but cannot be detained for disturbing public order.
उनको आप इसलिए जेल में कर सकते हो कि भाई तुम लोग हंगामा कर रहे थे, तुम लोग पब्लिक को परेशान कर रहे थे, बट आप ये नहीं कह सकते हो कि उन्होंने पब्लिक ऑर्डर खराब किया है। However, where two fighters are of rival communities and one of them tries to raise communal passion, the problem is still of law and order but raises apprehension of public disorder. तो अगर ये कम्युनिटीज़ के बीच में डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश की जा रही है उस लड़ाई से, तो हाँ हो सकता है कि वो जो एक्ट है वो एट लार्ज इफेक्ट करे पब्लिक एट लार्ज को, और वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो कि पब्लिक ऑर्डर का प्रॉब्लम बन जाए। The court held the offences with which the detainee has been charged in FIR are substantive offences and the ordinary law of land is sufficient to deal with the detainee if he is ultimately found guilty of the allegations levelled against him in the FIR. कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये FIR में इस पे जो allegations लगे हैं वो सच पाए जाते हैं तो भी जो ऑर्डिनरी लॉज हैं लैंड के, IPC और नॉर्मल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये सारे जो एक्ट्स हैं इसमें डील किया जा सकता है उसको। आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है। The apprehension of the detaining authority that the detainee was likely to get bail and in that event his remaining at large would be detrimental to the maintenance of peace and public order cannot be the basis of putting the detainee under preventive detention. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस अप्रीहेंशन में, सिर्फ इस उसमें कि उसको बेल मिल गई अगर, तो वो फिर से सोसाइटी में बाहर निकलेगा और वो जो पब्लिक ऑर्डर है, पीस है, उसको ख़राब कर सकता है। इस चीज़ के चलते हुए आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स में नहीं डाल सकते हैं। The apprehension of the detaining authority that the detainee was likely to get bail and in that event his remaining at large would be detrimental to maintenance of peace and public order cannot be the basis of putting him under preventive detention. आप इसलिए किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं डाल सकते हैं। ये तो वही चीज़ हो गई कि पुलिस अपना काम नहीं करना चाह रही है और जो भी ऐसा हो सकता है, अरे इसको तो बेल मिल जाएगी, हो सकता है ये फिर लड़ाई करे, इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दो। दिस इज नॉट अलाउड। नाउ कम्स द केस ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस OP गुप्ता। 2 जजेस बेंच थी, जस्टिस इंद्र बैनर्जी एंड जस्टिस JK माहेश्वरी। इसमें क्या हुआ था कि रिट पिटिशनर जो थे उन्होंने अपनी पेंशन क्लेम की थी, तो पेंशन के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग बेनिफिट। जो पेंशन है ये एक लाइफ लॉन्ग बेनिफिट है। डिनायल ऑफ पेंशन इज अ कंटिन्यूइंग रॉन्ग। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कंटिन्यूइंग रॉन्ग? कंटिन्यूइंग रॉन्ग क्या होता है? कंटिन्यूइंग रॉन्ग में ये होता है कि अगर कोई क्राइम हुआ है या अगर कोई, इवन सिविल लॉज में ये होता है कि आपका जो भी रॉन्ग है, जो भी आपको लगता है कि इस पर आपको केस करना चाहिए, एक टाइम पीरियड होता है, उतने टाइम पीरियड में आपको वो केस फाइल करना है। ठीक है, अगर आपने केस फाइल नहीं किया तो फिर यू लूज योर राइट टू फाइल द केस। ठीक है, फिर आप केस नहीं फाइल कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 साल पहले कुछ हुआ था आज केस फाइल हो रहा है, ये नहीं होता। लिमिटेशन पीरियड होता है। जो कंटिन्यूइंग रॉन्ग होते हैं वो माना जाते हैं कि वो हर पॉइंट पे हो रहा है, कंटिन्यूसली वो रॉन्ग होता चला जा रहा है, तो हर 1 मिनट लिमिटेशन पीरियड, नया लिमिटेशन पीरियड शुरू करता है। तो आज अगर किसी को पेंशन मिलना बंद हो गई आज से 4 साल पहले, उसने आज केस किया, तो जो सामने वाले हैं डिफेंस ये नहीं ले सकते कि अरे इनको तो 3 साल में केस फाइल करना था, अब इनका लिमिटेशन पीरियड ओवर हो गया। कोर्ट ने कहा नहीं, ये एक कंटिन्यूस रॉन्ग है, ये ऐसा रॉन्ग है जिसका आप ये नहीं कह सकते लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो गया। आज से नया इनका लिमिटेशन पीरियड शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूइंग रॉन्ग है। दिस कोर्ट कैन नॉट बी ऑब्लिवियस टू द डिफिकल्टीज ऑफ अ रिटायर्ड एम्प्लॉय इन अप्रोचिंग द कोर्ट विच कुड इंक्लूड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। कोर्ट ने कहा कि वो एक रिटायर्ड एम्प्लॉय की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी तरफ दे कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई। ठीक है, उसे भी उन लोगों को देखना होगा। It is settled law that when financial rules framed by the government, such as pension rules, are capable of more interpretations than one, the courts should lean towards the interpretation which goes in the favor of the employee. अब ये एक इंटरप्रिटेशन का रूल कोर्ट ने बोला यहाँ पे कि अगर कोई भी फाइनेंशियल रूल्स हैं, कोई भी लॉ है जो कि फाइनेंशियल उससे रिलेटेड है और वो गवर्नमेंट ने बनाया है, जैसे कि पेंशन रूल्स,
और उस लॉ के दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, एक टुवर्ड्स एम्प्लॉयर एंड दूसरा टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। ठीक है, एक एम्प्लॉयर के फेवर में, एक एम्प्लॉय के फेवर में। तो कोर्ट्स को वो वाला मानना होगा जो एम्प्लॉय के फेवर में आएगा। ठीक है, एम्प्लॉयर के फेवर वाला इंटरप्रिटेशन नहीं लिया जाता। Now comes the case of Civil Hospital versus Manjeet Singh. The bench was two judges bench, Justice Hemant Gupta and Justice Sudhanshu Dhulia. Fact क्या था इसमें? क्या हुआ था कि there was this woman who underwent pubectomy procedure twice. यानी कि she underwent a procedure जिससे she could not bear a child anymore. Both the times it remained unsuccessful. She then gave a birth to the male child. अब उन्होंने क्या प्रोसीजर कराया था? So that she doesn't get pregnant. हुआ क्या? She conceived a male child and gave a birth. She filed a complaint before the District Consumer Dispute Redressal Forum. ठीक है, उन्होंने केस फाइल की कंज्यूमर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि भाई ये तो मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है हमारे साथ और ये सर्जरी करनी थी, इन्होंने गलत सर्जरी की है। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर ने इनकी जो कंप्लेंट थी वो डिसमिस कर दी और कहा कि जो हॉस्पिटल है वो आप अगर वहाँ गए हैं तो आप कंज्यूमर नहीं हैं इस वाले हॉस्पिटल में। अब उन्होंने स्टेट में फाइल की और स्टेट ने भी कहा कि हाँ भाई डिस्ट्रिक्ट फोरम सही कह रहा है, आपके पास कोई केस नहीं बनता। उसके बाद उन्होंने अपील की नेशनल कंज्यूमर कमीशन में। यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने इस पिटिशन को मान लिया और बोला कि हाँ हॉस्पिटल की गलती है, उन्होंने सर्जरी सही से नहीं की, इसलिए उन्हें कॉम्पनसेशन देना चाहिए टू द वुमन। Now the apex court placed reliance on State of Punjab versus Shivram. कोर्ट ने इस केस के चलते ही पूरा का पूरा जजमेंट दिया। तो इस केस में क्या बोला गया था? The methods of sterilization so far known to medical science, which are most popular and prevalent, are not 100% safe and secure. तो जो भी ये सब स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स हैं वो 100% सेफ एंड सिक्योर नहीं है, एंड दिस इज अ नोन फैक्ट. In spite of operation having been successfully performed and without any negligence on part of the surgeon, the sterilized woman became pregnant due to natural causes. वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सर्जन की गलती नहीं थी, सर्जन ने सर्जरी सही की है, ये जो प्रेगनेंसी रिजल्ट हुई है वो नेचुरल कॉजेज हैं उसकी वजह से हुई है, सर्जन की गलती नहीं थी इसमें. The cause of action for claiming compensation in such cases in case of failed sterilization operation arises on account of negligence of the surgeon and not on account of the childbirth. Only because there has been a childbirth. इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये कहो कि medical negligence है, नहीं, ये presumption नहीं है कोई कि अच्छा इसका मतलब है कि ऑपरेशन ही सही नहीं हुआ था, सर्जन की गलती है, सर्जन को पकड़ो, नहीं. इसका सिर्फ ये मतलब है कि सर्जन ने तो काम सही किया था लेकिन ये 100% सेफ एंड सिक्योर नहीं होते, तो ये भी 100% सेफ एंड सिक्योर नहीं था. सर्जन की गलती पॉइंट आउट करनी है मेडिकल नेग्लिजेंस क्लेम करने के लिए, चाइल्ड बर्थ नहीं क्लेम करना है. नाउ फेलियर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज वुड नॉट प्रोवाइड एनी ग्राउंड फॉर क्लेम. अगर किसी नेचुरल कॉज की वजह से फेलियर हुआ है इन द सर्जरी तो इसमें सर्जन की गलती नहीं है, सर्जन की गलती पे ही उसको मेडिकल नेग्लिजेंस बोला जाएगा. It is for the woman who has conceived the child to go or not to go for medical termination, right? उसके बाद भी she has the option to terminate the pregnancy. Having gathered the knowledge of conception in spite of having undergone sterilization operation, if the couple opts for bearing the child, it ceases to be an unwanted child. अगर उन्होंने terminate नहीं कराया है तो इसका मतलब है कि they wanted the child. Compensation for maintenance and upbringing of such child cannot be claimed. अब वो जाके ये नहीं कह सकते कोर्ट में कि जो सर्जन है इस पे चार्जेस लगे मेडिकल नेग्लिजेंस के और वो कॉम्पनसेट करें. In view of the findings of this court, the National Commission has erred in law in granting unspecified compensation to the respondent. Accordingly, the present appeal is allowed. The order passed by NCDRC is set aside. तो कोर्ट ने जो नेशनल कमीशन का ऑर्डर था उसको सेट असाइड किया, बोला कि कोई कॉम्पनसेशन नहीं बनता है. अब आता है केस सुनाधर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. ये 3 जजेस बेंच है. इसमें कौन कौन जजेस थे? जस्टिस संजय कृष्ण कौल, जस्टिस अभय एस ओका एंड जस्टिस विक्रम नाथ. अब इसमें क्या हुआ था, क्या फैक्ट्स है कि एक हीनियस और ब्रूटल क्राइम हुआ था, ठीक है, जहाँ पे ट्रस्टेड एम्प्लॉयज़ थे एक एजड कपल के,
और उन्होंने उनका मर्डर कर दिया. क्यों? मनी के लिए. The brutality is reflected by the fact that the couple was sleeping, there was no occasion to resist any force, and yet using a hammer and tawa, their faces were so disfigured that they were almost unrecognized. बहुत ब्रूटल तरह से इन लोगों ने, जो एम्प्लॉयज़ थे एजेड कपल ने एम्प्लॉय किया हुआ था उन लोगों को अपनी देखभाल के लिए, उन्होंने उनका मर्डर कर दिया. No doubt the circumstantial evidences gave rise to the conviction, but if the circumstantial evidence was of such nature that it practically leaves no doubt, the natural consequence of conviction under section 302 IPC must follow. अब क्या हुआ था कि इन लोगों ने मर्डर किया, इसकी वजह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस लाए गए कोर्ट के सामने और इन लोगों को 302 के अंदर चार्ज करके उनको पनिशमेंट मिल गई. अब in Shankar Kishan Rao Khade versus State of Maharashtra, it was held that if there is any circumstance favoring the accused, such as lack of intention to commit crime, possibility of reformation, young age of the accused not being menaced to society, no previous record, the accused may avoid capital punishment. इस केस में क्या कहा गया था? इस केस में कहा गया था कि अगर किसी इंसान को कैपिटल पनिशमेंट मिलनी है, ठीक है, क्योंकि उसने मर्डर किया है, वो 302 में लायबल है, लेकिन कोई भी ये वाले सर्कमस्टांसेस हैं, यानी कि इंटेंशन नहीं था उस इंसान के मारने का, एज उसकी क्या थी, कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, बहुत यंग एज है, तो ऐसे में कैपिटल पनिशमेंट अवॉइड कर दी जा सकती है. ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट अवॉइड करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है. द कोर्ट ओपिन दैट द क्राइम इज इम्पॉर्टेंट बट सो इज द क्रिमिनल. कोर्ट ने कहा कि ये इम्पॉर्टेंट है कि क्राइम को, अगर क्राइम हुआ है तो हम लोग उसको देखें और लोगों को सजा दें, लेकिन जो क्रिमिनल है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी रिफॉर्म करना इम्पॉर्टेंट है. एंड हेंस द सुप्रीम कोर्ट इन रीसेंट पास्ट हैज सब्स्टिट्यूटेड डेथ पेनल्टी विद अ फिक्स्ड टर्म सेंटेंस एक्सीडिंग 14 years. तो अब कोर्ट क्या करने लगा है, सुप्रीम कोर्ट, कि बजाय इसके कि किसी को डेथ पेनल्टी दे, ऑलमोस्ट उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है डेथ पेनल्टी को, ऐसी सज़ा दे के जो कि 14 years से ज़्यादा हो, तो 20 साल की सज़ा, 25 साल की सज़ा, इस तरह से इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है. In appropriate cases, such as present case, imposing a fixed term sentence creates a possibility for the convict to reintegrate into society after serving his or her sentence. तो कोर्ट क्या कह रहा है कि जैसे ये वाला केस है, इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इंसान को डेथ पेनल्टी देने के बजाय 14 years से ज़्यादा की पनिशमेंट दे दो. उससे क्या होगा कि वो अपनी वो सेंटेंस सर्व करेगा जेल में, और उसके बाद वो सोसाइटी में आ जाएगा. इस तरह से वो सोसाइटी का पार्ट भी बन जाएगा वापस से, और जो पनिशमेंट है वो भी हो जाएगी. इसी को कहते हुए द कोर्ट हैज सेड इट स्ट्राइक्स अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन विक्टिम्स प्ली फॉर जस्टिस एंड रिहैबिलिटेटिव जस्टिस फॉर द कॉन्विक्ट्स. तो ऐसा करने से विक्टिम को जस्टिस भी मिल रहा है और जो कॉन्विक्ट है उसको रिहैबिलिटेटिव जस्टिस भी मिल रहा है. Now comes a case of Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) versus Tata Communications Limited. This was a division bench by Justice Ajay Rastogi and Justice Nagarathan. Now, what are the facts of the case? इसमें ये हुआ था कि BSNL ने केस किया, अपील किया कि रेट से इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस के, जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसने 12 जून को डिसाइड किए पर्टिकुलर रेट्स, और उसके बाद वो रेट्स रिवाइज किए 1 April 2009 से. यानी कि उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला 12 जून का 2012 में, ठीक है, सॉरी नॉट 2012, 2012 में निकाला कि हम जो है वो रिवाइज कर रहे हैं जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस हैं उसके रेट्स, और उसको रेट्रोस्पेक्टिव बना दिया उस सर्कुलर को. ये बोला कि ये जो सर्कुलर है, ये जो चार्जेस बढ़े हैं, ये 2009 से बढ़ेंगे. इसी पे BSNL ने केस किया. तो कोर्ट ने बोला कि इट इज़ अ सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ that it is a union parliament and state legislatures that have the plenary power of legislation within the fields assigned to them and are subject to certain constitutional and judicially recognized restrictions. They can legislate prospectively as well as retrospectively. कोर्ट ने बोला कि जो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है, बेसिकली जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, उसके पास ये पावर है कि वो लेजिस्लेशन जब बनाए तो वो रेट्रोस्पेक्टिव बना सकता है या प्रोस्पेक्टिव बना सकता है. प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? अगर हम
कोई लॉ आज बना रहा है, लेजिस्लेचर कोई लॉ आज बना रहा है और वो कहता है कि अब से, आज से लेके आगे ये लॉ फॉलो होगा, इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव लॉ, यानी कि आज से आगे की तरफ ये फॉलो होगा। अगर हम लेजिस्लेचर कोई आज एक लॉ बनाता है और बोलता है कि ये लॉ फॉलो होगा 2012 से या 2009 से, जो भी ईयर कहे, आज से पहले की कोई भी डेट, आज से एक महीने पहले की भी डेट है अगर, उसको कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, यानी कि पहले के टाइम से उस लॉ को लागू किया गया है, इन इफेक्ट वो पहले से आ रहा है। ठीक है, तो जो लेजिस्लेचर है उसके पास ये पावर है कि वो चाहे वो प्रोस्पेक्टिव लॉ बनाए या रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाए। Competence to make a law for a past period on subject depends upon present competence to legislate on that subject. By a retrospective legislation, the legislature may make a law which is operative for a limited period prior to the date of its coming into force and is not operative either on the date or in future. यानी कि वो आज से आगे ना हो के पहले की डेट से in force है. The power to make retrospective legislation enables the legislature to obliterate an amending act completely and restore the law as it existed before amending act. But at the same time, administrative executive orders or circulars, as the case may be, in the absence of any legislative competence, cannot be made applicable with retrospective effect. अब this is something जो हम लोग administrative law में cover करते हैं, जो क्या है, जो लेजिस्लेचर है उसके पास पावर है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाएगा या प्रोस्पेक्टिव लॉ बनाएगा। जो लेजिस्लेचर लॉ बनाता है उसको हम लोग एक्ट्स कहते हैं। जो सर्कुलर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव निकालता है, वो लेजिस्लेचर नहीं निकालता, वो एग्जीक्यूटिव पार्ट जो है वो निकालता है। और एग्जीक्यूटिव के पास या एडमिनिस्ट्रेटिव जो हम लोग का फंक्शनरी है उसके पास ये राइट नहीं है कि वो कुछ भी ऐसा सर्कुलर निकालें, ऐसा ऑर्डर निकालें जो कि जो वो एक्ट है उसके बियॉन्ड जा रहा हो। तो अगर एक्ट ये कह रहा है कि हाँ हम इसमें रेट्रोस्पेक्टिव सर्कुलर्स भी निकाल सकते हैं, तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो मेन लॉ है, जो लेजिस्लेचर का पास किया हुआ एक्ट है, अगर वो ये परमिशन नहीं दे रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव सर्कुलर्स भी हो सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव ऑर्डर्स भी पास हो सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव एग्जीक्यूटिव एक्शन हो सकता है इस पर, तो फिर जो एग्जीक्यूटिव है वो रेट्रोस्पेक्टिव कुछ भी नहीं बना सकता है। ठीक है, जो लेजिस्लेचर है वो डिफाइन कर देता है अपने एक्ट से, पहले एक्ट बनता है फिर उसके ऊपर ऑर्डर, सर्कुलर्स ये सब निकलते हैं। ठीक है, रूल्स और ये सारी चीज़ें। ओनली लॉ कैन बी मेड रेट्रोस्पेक्टिवली इफ इट वॉज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेचर इन द स्टैट्यूट। तो अगर जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर कौन है, जिसको हम लोग ने वोट करके भेजा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, वो हम लोग के वोट किए हुए होते हैं और हम लोग डेमोक्रेसी में हैं। तो अगर वो लोग कोई एक्ट बना रहे हैं तो ये माना जाता है कि इट्स द पीपल ऑफ इंडिया जिन्होंने वो एक्ट बनाया है, जिसको वो चाहते हैं कि वो बने, इसलिए उनकी पावर इतनी वाइड है। जो एग्जीक्यूटिव है उसको तो हम लोग ने चूज नहीं किया है, उसको हम लोग ने वोट नहीं किया है, इसलिए उसके जो पावर्स हैं वो लिमिटेड हैं जो लेजिस्लेचर ने उसको पावर दी है उससे। Keeping in mind the aforestated principles of law on the subject, we are of the view that applicability of the circular dated 12 June 2012 to be effective retrospectively from 1st April 2009 in revising the infrastructure charges is not legally sustainable. तो कोर्ट ने ये कहा कि ये जो ऑर्डर है ये गलत ऑर्डर है, ये लीगली सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव है और जो एक्ट है जो लेजिस्लेचर ने पास किया वो कहीं भी रेट्रोस्पेक्टिव ऑर्डर्स की बात नहीं करता। So that is all for this week. Thank you so much and see you next week. Hello all and welcome to this week's current. Now comes the first case. Manokaran versus State. It is by Madras High Court. Now it's a division bench. Justice Vaidyanath and Justice Jagdish Chandra. I'm sorry if the pronunciation is wrong. Now, what are the facts of the case? इस केस में
एक हेबियस कॉर्पस पेटिशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। रीज़न क्या था कि देयर वर 2 वुमेन हु वर डिटेन्ड, ठीक है। उनको डिटेन करने के बाद उनका जो डिटेंशन ऑर्डर था वो वापस लिया गया एक पर्टिकुलर डेट को, मार्च 17 को, ठीक। लेकिन जो वो जब उनको छोड़ा गया, ठीक है, डिटेंशन ऑर्डर आ गया मार्च 17 को, लेकिन उनको डिटेंशन से बाहर निकलने दिया गया जुलाई 22 को। तो अब जो कोर्ट में आए वो लोग, तो उन लोगों ने कहा कि ये जो मार्च 17 से लेके जुलाई 22 का टाइम है पूरा आपका 128 डेज का, ये इलीगल डिटेंशन है, क्योंकि इसके लिए तो ऑर्डर था ही नहीं। ऑर्डर पास हो चुका है कि जो डिटेंशन है उसको रिवोक किया जाए, वो फिर भी डिटेन्ड है, तो उनका आर्टिकल 21 वायलेट हुआ है। दिस इज व्हाट द प्ली वाज। तो इस पे कोर्ट ने क्या कहा? फर्स्टली कोर्ट बेसिकली सेड यस, ये इलीगल डिटेंशन है और उनको कॉम्पनसेशन दिया गया 5 लाख ईच। एंड व्हाट डिड द कोर्ट से? The sequence of events in the case on hand reveals beyond any doubt that it is a classic case of bureaucratic lethargy and slumber, which has played a lot in depriving the personal liberty of a citizen guaranteed under Article 21 of the Constitution of India. In this case, as stated above, the administration has acted with utmost lethargy and thereby keeping the detainee unnecessarily in prison for 4 months. तो कोर्ट ने ये कहा कि जो ब्यूरोक्रेटिक लेथार्जी और स्लम्बर है, जो ब्यूरोक्रेट्स ने देर की है उनको डिटेंशन ऑर्डर को एक्चुअली में इन इफेक्ट लाने में, इसकी वजह से आर्टिकल 21 वायलेट हुआ है। While it is the duty of the court to see that any individual who crosses the boundaries carved out by law is dealt appropriately, it is also the foremost duty of the courts to uphold the dignity of personal liberty. तो कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की ये ड्यूटी है कि अगर कोई इंसान लॉ के बाहर काम कर रहा है, यानी कि कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो लॉ मना करता है, तो उस इंसान को सज़ा मिले, ठीक है, उसको जैसे डील करना चाहिए वैसे डील किया जाए। लेकिन कोर्ट की ये भी ड्यूटी है कि इंसान की जो पर्सनल लिबर्टी और डिग्निटी है उसको मेंटेन करे, और यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी गई है फॉर 128 डेज, वो उनकी लिबर्टी कर्ब की गई है। Taking cue from the above judgments जो डिस्कस हुए थे कोर्ट में, and having found that the detainee has been kept in illegal detention for 128 days, we direct the state to pay a sum of 5 lakh. तो 5 लाख ईच स्टेट ने पे किया टू द 2 लेडीज जिनको गलत डिटेन किया गया। नाउ मुनेश्वर यादवराव महाजन वर्सेस वेंकटेश सीताराम भेड़ी। अगेन, if there are any pronunciations which go wrong, I'm very sorry. इट्स अ डिवीजन बेंच, और इसमें कौन कौन था? जस्टिस गवई एंड जस्टिस रवि कुमार। अब इस केस में क्या हुआ था? इस केस में बेसिकली इम्पॉर्टेंट ये था कि एक पुराने केस को कोर्ट करते हुए कोर्ट ने बोला कि अगर हमें ये पता करना है कि नेसेसरी पार्टी कौन सी है और कोई पार्टी नेसेसरी पार्टी है या नहीं है, तो हम लोग 2 टेस्ट हैं उसके, वो देखेंगे। एंड व्हाट आर द 2 टेस्ट? First, there must be a right to some relief against such party in respect of controversies involved in the proceeding. पहली चीज़ तो ये देखनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल हम केस कर रहे हैं कि हमारा घर है और उसमें 2 पार्टीज घुस के रहने लगी हैं, ठीक है, 2 लोग हैं जो उसमें घुस के रह रहे हैं। नाउ व्हाट आई डू कि हम जब ये केस फाइल कर रहे हैं तो हमने एक को तो उसमें डिफेंडेंट बनाया, दूसरे को डिफेंडेंट ही नहीं बनाया। वो भी इंसान वहाँ रह रहा है हमारे घर में, जिसको हम कह रहे हैं कि भाई इलीगली रह रहे हैं वो लोग, उन लोगों को बाहर निकाला जाए, इट्स माई हाउस, इट शुड बी गिवन बैक टू मी। ये करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ को हम डिफेंडेंट बनाएं। बट व्हाट डिड आई डू? हमने सिर्फ एक पार्टी को बनाया डिफेंडेंट। अब इसमें क्या होगा कि देयर मस्ट बी अ राइट टू सम रिलीफ अगेंस्ट सच पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज इन्वॉल्व इन द प्रोसीडिंग। अब हमें जो दूसरा डिफेंडेंट, जो दूसरा इंसान है, उससे भी तो रिलीफ चाहिए। सिर्फ एक इंसान को बाहर निकाल देंगे तो क्या प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी वापस हमारे पोजेशन में? नहीं, अभी भी तो कोई वहाँ पे इलीगली रह रहा है, तो हमें दूसरे इंसान के अगेंस्ट भी रिलीफ चाहिए। इसके लिए हमें दोनों लोग जिनके अगेंस्ट हमें रिलीफ चाहिए उनको हमें पार्टी बनाना होगा, और ऐसे लोग नेसेसरी पार्टी होते हैं केस के। दूसरा, नो इफेक्टिव डिक्रीज कैन बी पास्ड इन द एब्सेंस ऑफ सच पार्टी। अब अगर कोर्ट पास भी कर दे एक डिक्री कहते हुए कि
जो ये हैं जो एक हमने डिफेंडेंट बनाया जिस पार्टी को कि ये जो है वो घर छोड़ें, वो ज़मीन खाली करें, और ये जो ज़मीन है ये इनको बिलोंग करती है, फला फला XYZ इंसान को, और पूरा का पूरा पोजेशन वापस दिया जाए। क्या ये डिक्री इफेक्टिव होगी अगर दूसरी पार्टी को हमने इसमें डिफेंडेंट बनाया ही नहीं? नहीं होगी। पहली बात, उसे पता ही नहीं चलेगा कि ऑर्डर क्या पास हुआ। दूसरी बात, अगर वो हमें कोर्ट देना चाह रहा है फुल पोजेशन, लेकिन एक इंसान इलीगली अभी बैठा हुआ है, तो वो डिक्री इफेक्टिव नहीं होगी। तो कोई भी पार्टी नेसेसरी पार्टी तब होती है जब फर्स्ट उसके अगेंस्ट हमें कोई रिलीफ चाहिए, और सेकंड इफेक्टिव डिक्री तभी पास हो सकती है जब हम उसको भी अपना पार्टी बनाएं। फर्दर, एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कोर्ट ने जजमेंट को कोर्ट करते हुए बोला, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस रिजेंसी कन्वेंशन सेंटर एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, a necessary party is a person who ought to have been joined as a party and in whose absence no effective degree could be passed at all by the court. जैसा कि हम लोग ने कहा, नेसेसरी पार्टी वो पार्टी होती है जिसको पार्टी बनाना ज़रूरी है उस केस में, और कोई इफेक्टिव डिग्री पास ही नहीं हो सकती है अदरवाइज। A necessary party is not, if a necessary party is not impleted, the suit itself is liable to be dismissed. तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि नेसेसरी पार्टी को आपने पार्टी ही नहीं बनाया है, तो कोर्ट सीधे सीधे आपका सूट डिसमिस कर देगी, सुनेगी ही नहीं, इट विल डिसमिस योर केस। अच्छा, ये हो गई नेसेसरी पार्टी की बात। अब आते हैं हम प्रॉपर पार्टी पे। प्रॉपर पार्टी क्या होती है? अ प्रॉपर पार्टी इज अ पार्टी who, though not a necessary party, is a person whose presence would enable the court to completely, effectively, and adequately adjudicate upon all matters in dispute in the suit, though he need not be a person in favor of or against whom the decree is to be made. तो अब जो नेसेसरी पार्टी होती है उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आना होता है, उससे भी हमको रिलीफ चाहिए। प्रॉपर पार्टी के साथ ये नहीं होता, हमें उस इंसान से कोई रिलीफ नहीं चाहिए, उस इंसान से इन पर्टिकुलर कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो इफ़ेक्टिव तभी होगा, वो जो डिक्री है वो इफ़ेक्टिव तभी हो पाएगी प्रॉपरली जब वो प्रॉपर पार्टी भी पार्टी बनाई जाए। अगर प्रॉपर पार्टी जो होनी चाहिए उसको हमने पार्टी नहीं बनाया है तो हमारा सूट डिसमिस नहीं किया जाएगा। नेसेसरी पार्टी को पार्टी ना बनाने पे सूट डिसमिस हो जाएगा। If a person is not found to be proper or necessary party, the court has no jurisdiction to implead him against the wishes of the plaintiff. और अगर एक इंसान को फालतू में ही एक पार्टी बना दिया तो उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर नहीं आना होता। The fact that a person is likely to secure a right interest in a suit property after the suit is decided against the plaintiff will not make such person a necessary party or a proper party to the suit for specific performance. अगर ऐसा है कि अगर हम मान लेते हैं कि सूट डिसाइड हुआ अगेंस्ट द प्लेंटिफ और उस वजह से किसी और को इन फ्यूचर राइट मिलेगा, तो वो इंसान ना नेसेसरी पार्टी होता है ना प्रॉपर पार्टी। फॉर एग्जांपल, ए है, ए कह रहा है कि ये हमारा घर है जहाँ बी रहने लगा है, तो बी को बाहर निकाला जाए और ये ज़मीन हमको वापस दी जाए क्योंकि ये हमारा घर है। ऑन द अदर हैंड, बी ने एक अग्रीमेंट कर रखा है विद अनदर पर्सन सी, ठीक है। उसके साथ क्या अग्रीमेंट किया हुआ है कि तुम इस घर में एज टेनेंट रह सकते हो, ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर की कोई डेट दी है कि उस दिन से आके तुम टेनेंट हो गया। अब अगर ए सूट जीत जाता है, यानी कि जो पेटिशनर है जो कह रहा है कि ये हमारा घर है, अगर वो सूट जीत जाता है तो ना टेनेंट आके रहने वाला है वहाँ पे, ना डिफेंडेंट रहने वाला है। और अगर पेटिशनर हार गया तो अब जो टेनेंट है उसका राइट बन जाएगा वहाँ पे आके रहने का, क्योंकि ऑब्वियसली जो राइट हमारे पास नहीं, अगर हमारा घर नहीं है तो हम किसी को टेनेंट नहीं बना सकते, अगर हमारा घर है तो ही हम टेनेंट बना सकते हैं। अब मान लेते हैं डिफेंडेंट सूट जीत जाता है और अब टेनेंट के पास राइट आएगा कि हाँ नेक्स्ट ईयर से वो आके रहे। इस पूरी सिचुएशन में टेनेंट ना नेसेसरी पार्टी है ना प्रॉपर पार्टी है, ओनली बिकॉज फ्यूचर में उसके पास कोई राइट आने वाला है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी बन सकता है। नाउ कम्स छोटकाऊ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। 3 जजेस बेंच, जस्टिस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बोपन्ना एंड जस्टिस रामा सुब्रमण्यन। इसमें क्या हुआ था कि एक इंसान था जिसको डेथ सेंटेंस सुना दिया गया था। क्यों? क्योंकि अलीज ये किया गया था दैट ही रेप्ड एंड मर्डर्ड अ 6-year-old गर्ल। वो शुरू से कह रहा था कि उसको गलत
इसमें फंसाया गया है और कुछ लोकली पावरफुल लोग हैं जिनकी वजह से इसका नाम इसमें फंसाया गया है। जो एविडेंसेस हैं वो गलत हैं और ये वो पूरे थ्रू आउट ही मेंटेन दिस। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्विट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट करते टाइम कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी हैव फाउंड दैट द एविडेंसेस ऑफ PW's prosecution witness 1 to 3 is untrustworthy, particularly on questions of the origin, genesis and genesis of the first information report. कोर्ट ने कहा कि ये जो एविडेंसेस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं लोग के, वो ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, क्योंकि तीनों लोग अलग अलग बात कर रहे हैं कि FIR कब हुई, कहाँ हुई, किसने की, सब अलग। Therefore, the inordinate delay in the FIR reaching the jurisdictional court assumes significance. कोर्ट ने कहा ऐसे में जहाँ पे अनट्रस्टवर्दी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे डिले इन FIR इम्पॉर्टेंट है। We agree that the word forthwith in section 157 clause 1 of CRPC is to be understood in the context of given facts and circumstances of each case, and a straight-jacket formula cannot be applied in all cases. यानी कि 157 में कहा गया है कि भाई फ़ौरन की फ़ौरन आप अगर कोई भी चीज़ हुई है, कोई भी इंसिडेंट हुआ है, तो आप आगे उसको रिपोर्ट करें। और ये जो फोर्थविथ वर्ड यूज़ किया है कि जल्दी से जल्दी आके बताया जाए पुलिस स्टेशन में, ये जल्दी का कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि 3 दिन 4 दिन, नहीं, केस टू केस डिपेंड करता है। बट वेयर ऑक्यूलर एविडेंस इज फाउंड टू बी अनरिलायबल एंड दस अनएक्सेप्टेबल, अ लॉन्ग डिले हैज़ टू बी टेकन नोट बाय द कोर्ट। अगर और जो एविडेंसेस हैं, जो ऑक्यूलर एविडेंसेस हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डिस्क्रिपेंसी है, तो फिर ये जो FIR लेट फाइल हुई है ये सिग्निफिकेंस अज्यूम कर लेगी। The mandate of section 157 clause 1 of CRPC being clear, the prosecution is expected to place on record the basic foundation facts such as officer who took FIR to the jurisdictional court, the authority which directed such a course of action, and the mode by which it was complied. Explaining the delay is a different aspect than placing the material in compliance of the court. We cannot shy away from the fact that a ghastly case of rape and murder of a 6-year-old child has been committed. तो कोर्ट कह रहा है हम ये नहीं मना कर रहे कि ये एक बहुत ही घासली एक्ट हुआ है, लेकिन जो डिस्क्रिपेंसीज हैं इसकी वजह से FIR का लेट आना हम लोग को देखना पड़ेगा। By not conducting the investigation properly, the prosecution has done injustice to the family of the victim. ये सही से इन्वेस्टिगेशन ना करके आपने विक्टिम के साथ भी अनजस्ट किया है। By fixing culpability upon the appellant without any shred of evidence which will stand the scrutiny, the prosecution has done injustice to the appellant. तो कोर्ट क्या कह रहा है, आपने विक्टिम के साथ भी गलत किया है और appellant के साथ भी गलत किया है। Court cannot make someone a victim of injustice to compensate for the injustice to the victim of the crime. यानी कि कोर्ट ये कह रहा है कि अगर एक इंसान के साथ कुछ गलत हुआ है, विक्टिम है अगर कोई जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो उसकी गलती हम किसी और पे डाल के ये नहीं कह सकते कि अब जस्टिस हो गया, अब हम दोनों के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। In fact, this is a case where appellant is so poor that he could not afford to engage a lawyer even in session court. After his repeated requests to the court of district and session judge, the service of an advocate was provided as amicus. ये जो appellant थे वो इतने ज़्यादा poor थे कि he could not afford a lawyer, and that's his right to get legal aid. वो कहते रहे कि भाई हमको एक लॉयर एंगेज करवाया जाए, लेकिन आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट उनको एक लॉयर मिला है। इन केसेस ऑफ सच नेचर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट बिकम्स मोर एनॉर्मस। ऐसे में कोर्ट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। When we analyze the evidence with such a sense of responsibility, we are not convinced that the guilt of the appellant stood established beyond reasonable doubt. अगर हम लोग को कुछ भी प्रूफ करना है केस, तो वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है क्रिमिनल लॉ में। अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो जाता है कि हाँ इस इंसान ने क्राइम किया, तो आप पनिशमेंट देते हो। Therefore, the appeals are allowed and the conviction and the penalty are set aside. The appellant shall be released forthwith if not wanted in connection of any other case. Basically, कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। Now, this is a fantastic case, a very, very important case. Please do read the judgment if you get time. I have tried to extract maximum which I could. पर ये बहुत अच्छा केस है, तो ट्राई कि एक बार आप इसका जजमेंट रीड करें। X versus Principal Secretary, Health and Family Welfare Department, Government of NCT Delhi.
बेंच किसकी है? जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस बोपन्ना एंड जस्टिस परदीवाला। जजमेंट लिखा गया है बाय जस्टिस चंद्रचूड़। फैक्ट्स क्या थे इस केस के कि देयर वाज दिस अनमैरिड वुमन, शी बिकेम प्रेग्नेंट, इट वाज अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप, बाद में शी वांटेड टू गेट मैरिड टू द मैन एंड द मैन इन द एंड सेड कि ही विल नॉट मैरी। अब जो द लेडी, उनको था कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा दें कि भाई बहुत सारा स्टिग्मा है इससे रिलेटेड, तो शी डिडंट वांट टू कैरी द चाइल्ड। ऑल्सो उनको ये था कि उनकी कोई सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं था, तो फिर ऐसे में मेंटली उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता टू रेज एंड नर्चर अ चाइल्ड एंड दैट टू अलोन। दिल्ली हाई कोर्ट में गई वो टर्मिनेशन के लिए, कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं टर्मिनेट करने देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रेगनेंसी कंसेंशुअल रिलेशन से आई है तो फिर उसको टर्मिनेट करने के लिए कहीं भी एमटीपी रूल्स में नहीं लिखा हुआ है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के पास आई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव व्यू लिया है। एंड नाउ कम्स द वंडरफुल जजमेंट। In India, termination of pregnancies is to be done strictly in terms of MTP Act. सबसे पहले तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई जितनी भी टर्मिनेशन होगा वो MTP Act के ही अकॉर्डिंग होना है। The preamble of MTP Act states that it is an act to provide for termination of certain pregnancies by registered medicinal practitioners and for matters connected therewith and or incidental to. तो MTP Act का ये preamble है कि भाई टर्मिनेशन होगी प्रेगनेंसीज की registered medical practitioners की सलाह के बाद। The MTP Act specifies the requirement to be fulfilled for terminating a pregnancy, including the person who are competent to perform the termination procedure, circumstances when abortion is permissible, places, etc. तो MTP Act हर चीज़ को specify करता है। In determining whether the continuation of pregnancy would involve grave danger to pregnant woman's physical or mental health, her actual or reasonable foreseeable environment must be taken into account. अब कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि जब आप ये देख रहे हो ना कि ग्रेव डेंजर तो नहीं है प्रेग्नेंट वुमन को फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे, तो उसका जो पूरा एनवायरनमेंट है वो आपको देखना होगा। We are of the opinion that significant reliance ought to be placed on each woman's own estimation of whether she is in a position to continue and carry the term of her pregnancy. कोर्ट ने बहुत एम्फोसिस किया कि the woman is the right person who will tell कि क्या वो इस पोजीशन में है where she wants to continue the pregnancy. सिर्फ डॉक्टर्स के ऊपर ये नहीं है। Despite the enactment of the MTP Act, a number of hurdles continue to prevent full access to safe and legal abortions, pushing women to avail of clandestine unsafe abortion. अब क्या होता है कि MTP एक्ट तो है, लेकिन उसके बाद भी MTP एक्ट क्यों है? जैसे कि अबॉर्शन जो भी होने हैं वो सेफ और लीगल तरह से हों, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा हर्डल्स आते हैं MTP एक्ट के एक्चुअल रियलाइजेशन में कि फिर भी सेफ और लीगल अबॉर्शंस नहीं हो रहे। These barriers, क्या barriers हैं? Include insufficient infrastructural facilities, a lack of awareness, social stigma, failure to ensure confidential care. In some circumstances, unmarried women face particular barriers due to gender stereotypes about women's sexual autonomy outside marriage. तो क्या माना जाता है कि outside marriage the woman does not have the sexual autonomy at all. These barriers are serious impediment and deter single women from seeking safe and legal abortions. इसकी वजह से वो safe और legal abortions के लिए जा नहीं पाती. Such barriers may contribute to a delay in accessing abortion services or a complete denial of such services, consequently negating women's right to reproductive autonomy. कोर्ट ये कह रहा है कि इन सब वजहों से जो वुमेन्स राइट है ऑफ अ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी वो चला जाता है। Although the actions of RMPs, registered medical practitioners, are done in good faith under MTP Act, are protected under Section 8, the specter of criminalization cast a chilling effect on them. अब कोर्ट ये कह रहा है कि वैसे तो MTP एक्ट में जो ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो प्रोटेक्ट किए गए हैं सेक्शन 8 के अंदर कि उनके ऊपर आप क्रिमिनलाइज नहीं करोगे अबॉर्शंस को, लेकिन क्योंकि उसके बाद भी क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि नहीं इलीगल अबॉर्शन किया तो उनको क्रिमिनलाइज किया जाता है, प्रैक्टिसेस ख़त्म कर दी जाती हैं, इसकी वजह से एक चिलिंग इफेक्ट है उन पर। क्या हो गया है कि अब दे फियर
द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, दे फियर कि भाई अगर हमने कुछ भी किया जो कि सीधे सीधे लॉ में नहीं लिखा है तो हमारे ऊपर पीनल प्रोविजंस लग जाएंगे. It is common yet lamentable practice for RMPs to insist on compliances with extra legal conditions. यानी कि कोर्ट ये कह रहा है कि जो MTP एक्ट में लिखा है, जितने रिस्ट्रिक्शंस, जितने कंडीशंस, उतना ही यू हैव टू डू. आपको एडिशनल कुछ भी नहीं ऐड करना है. फॉर एग्जांपल, कंसेंट फ्रॉम वुमेन्स फैमिली. ये कहा जाता है कि नहीं, आप फैमिली से कंसेंट लेके आओ. इफ शी इज अबव 18, देयर इज नो पॉइंट ऑफ वुमेन्स फैमिलीज कंसेंट. डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्यों मांग रहे हैं? ये तो है ही नहीं MTP एक्ट में. और जुडिशल ऑथराइजेशन, या ये कि आप जाइए कोर्ट से परमिशन लेके आइए. If the woman fails to comply with these additional requirements, RMPs frequently decline to provide their service in conducting legal abortions. जो abortions legal हैं वो उसको भी नहीं करते हैं डर के मारे, और ये एक्स्ट्रा चीज़ें मांगते हैं. इसके चक्कर में क्या होता है कि illegal और unsafe abortions कराने पड़ते हैं. These extra legal requirements have no basis in law. So the court has very clearly said कि आपको ये नहीं करना है. जितना MTP एक्ट में लिखा है उतने ही requirements हैं सिर्फ. As noted above, it is only the woman's consent. Guardian's consent कब चाहिए? When she is a minor or mentally ill, which is material. RMPs must refrain from imposing extra legal condition on women seeking to terminate their pregnancy in accordance with law. They need only ensure the provisions of MTP Act along with the rules and regulations are complied with. क्या देखना है डॉक्टर्स को कि भैया MTP Act comply हो रहा है कि नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है. And RMP's decision to provide medical termination of pregnancy is also influenced by social stigmas around unmarried women and premarital sex, gender stereotypes about women taking on mantlehood of motherhood and the role of women in the society. अब जो ये डॉक्टर्स हैं, जो ये RMPs हैं, इनके जो ये डिसीजंस हैं टर्मिनेशन के, ये बहुत कुछ जो सोशल स्टिग्मास हैं उससे गवान हो रहा है, विच इज़ रॉन्ग. आपको सिर्फ MTP से गवान होना है, MTP एक्ट से. Due to widespread misconception that termination of pregnancies of unmarried women is illegal, a woman and her partner may resort to availing abortions by unlicensed medical practitioners in facilities not adequately equipped for such medical procedures, leading to heightened risk of complications and maternal mortality. कोर्ट ये कह रहा है कि ये मिसकंसेप्शन है कि इफ़ अ वुमन इज़ अनमैरिड तो उसका जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट नहीं की जा सकती. इसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग इलीगली जाके टर्मिनेट कराते हैं. बाय हुम? बाय अनलाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. उससे क्या होता है कि मैटरनल मोर्टेलिटी का रेट बढ़ता है, यानी कि विमेन डाई इन दैट प्रोसेस, राइट. In the evolution of law towards gender equal society, the interpretation of MTP Act and MTP rules must consider the social realities of today and not be restricted by societal norms of an age which has passed into archives of history. कोर्ट क्या कह रहा है कि भाई अब अगर जब हम MTP एक्ट और MTP रूल्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हमें आज के हिसाब से करना होगा, पहले के हिसाब से नहीं. As society changes and evolves, so must our morals and conventions. A changed social context demands readjustment of our laws. तो अब social कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है तो हमारे लॉज का इंटरप्रिटेशन भी चेंज होगा. लॉ मस्ट नॉट रिमेन स्टैटिक. लॉ को एक सा नहीं रहना चाहिए, उसको जो इंटरप्रिटेशन है वो विथ सोशल कॉन्टेक्स्ट एडवांस करना चाहिए है, तभी सोशल जस्टिस हो पाएगा. द होल टेनर ऑफ MTP एक्ट इज टू प्रोवाइड सेफ एंड लीगल मेडिकल अबॉर्शंस टू वुमेन. पूरा पॉइंट क्या है कि भाई सेफ और लीगल अबॉर्शंस हों. द MTP एक्ट इज प्राइमरीली अ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन. बेनिफिशियल लेजिस्लेशन कौन से होते हैं? जो बेनिफिट पहुँचाते हैं. तो MTP Act benefit पहुँचाता है to women, meant to enable women to access services of medical termination of pregnancy is provided by an RMP. Being a beneficial legislation, the provisions of MTP rules and acts must be imbued with a purposive construction. Purposive construction क्या होता है कि जो purpose of the act है, जो act का purpose है, purpose कहाँ दिया होता है? preamble में. तो पर्पस ऑफ द एक्ट जो है वो फुलफिल हो, इस तरह से इंटरप्रेट करने होते हैं बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस कि जो पर्पस है उस एक्ट का वो फुलफिल हो. अगर आप ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हो कि पर्पस ही फेल हो जा रहा है तो देयर इज नो पॉइंट. द इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ MTP एक्ट एंड रूल्स मस्ट बी इन कॉन्सोनेंस विद द लेजिस्लेटिव पर्पस, जो क्या है? सेफ अबॉर्शंस, राइट. द MTP Amendment Act 2021 intended to extend the benefit of the statute to all women, including single and unmarried women. Notwithstanding
exception 2 to section 375 of IPC, the meaning of the words sexual assault or rape in section 3 capital B subclause A include a husband's act of sexual assault or rape committed on his wife. This is very important. इस पैराग्राफ में इन पर्टिकुलर कोर्ट ये कह रहा है कि मैरिटल रेप इज इक्वल टू रेप व्हेन इट कम्स टू एमटीपी एक्ट. तो एमटीपी एक्ट क्या कहता है कि थोड़ा एक्सटेंडेड टाइम देता है फॉर अबॉर्शंस कि अबॉर्ट कर सकते हैं. वन ऑफ द ग्राउंड्स इज इफ द चाइल्ड हैज़ बीन कंसीव्ड ड्यू टू रेप. इस रेप की डेफिनेशन में मैरिटल रेप भी आता है. The meaning of rape must therefore be understood as including marital rape. This solely for the purpose of MTP Act and rules, and वो सिर्फ इतने की अभी बात कर रहा हूँ. Any other interpretation would have the effect of compelling a woman to give birth and raise a child with a partner who inflicts mental and physical harm upon her. Basically क्या है? It's marital rape is still a rape is what the court is saying. तो जो woman है उसके ऊपर फिर भी mental और physical harm तो है ही. In terms of section 3 clause 2 clause B of the MTP Act, not less than 2 RMPs in good faith be of the opinion कि हाँ भाई जो ये pregnancy है वो terminate होनी चाहिए. If it is risking her life, अगर वो grave injury है to her physical health and grave या और grave injury to her mental health. There is no requirement कि FIR फाइल हो allegation of rape में. पहले FIR फाइल हो तभी हो, ऐसा नहीं है. There is no requirement that an FIR must be registered or an allegation of rape must be proved in the court of law or some other form before it can be considered true for the purpose of MTP Act. MTP Act के लिए ये सब ज़रूरी नहीं है. Such a requirement would be contrary to the object and purpose of the MTP Act. Explanation 2 triggers the legal presumption as mental trauma. Mental trauma presume किया गया है MTP Act में कि अगर the pregnancy is a result of rape तो वो mental trauma होगा ही होगा. और यहाँ पे मेंटल ट्रॉमा इज वन ऑफ द रीजन मेंटल हेल्थ. ठीक है. टू एंश्योर दैट द बेनिफिट, इसलिए FIR की जरूरत नहीं है. टू एंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ रूल 3 कैपिटल B सब क्लॉज B इज एक्सटेंडेड टू ऑल वुमेन अंडर 18 years of age who engage in a consensual sexual activity, it is necessary to harmoniously read both POCSO and MTP Act. तो अब वो POCSO और MTP को harmoniously read कर रहा है. For the limited purposes of providing medical termination of pregnancy in terms of MTP Act, we clarify that RMP only on request of the minor and the guardian of the minor need not disclose the identity or other personal details of the minor. ठीक है, क्योंकि पॉक्सो में ये मना है कि आप माइनर की डिटेल्स नहीं बता सकते हो, तो MTP पे भी यही फॉलो करना होगा. The RMP who has provided information under section 19 clause 1 of POCSO is also exempt from disclosing the minor's identity in any criminal proceeding जो कि इसमें आएगी MTP Act में. Such an interpretation would prevent any conflict between the statutory obligation of the RMP to mandatorily report the offence of POCSO Act and the rights of privacy and reproductive autonomy of the minor under Article 21 of the Constitution. It could not possibly be legislature's intent to deprive minors of safe abortion. सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका नाम रिवील हो जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि जो पॉक्सो एक्ट है उसको ना कंप्लाई किया जाए. तो पॉक्सो को कंप्लाई किया जाएगा और आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी. ईच वुमेन सर्कमस्टांसेस आर यूनिक एंड वी हैव merely listed by way of illustration some of the many potentials under rule 3 capital B clause G. इसमें कोर्ट ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है. ये जो सर्कमस्टांसेस लिस्ट किए गए हैं, एवरी वुमन कैन हैव अ यूनिक सर्कमस्टांस और वो हमें इसमें रीड करना होगा. वी कैन नॉट से अरे ये इन 10 पॉइंट्स में तो नहीं आता, सॉरी वी कैन नॉट अलाउ यू. ऐसे नहीं है. A woman can become pregnant by choice irrespective of her marital status. In case the pregnancy is wanted, it is equally shared by both partners. However, in case of an unwanted or incidental pregnancy, the burden invariably falls on the woman, affecting her mental and physical health. Article 21 of the Constitution recognizes and protects the right of woman to undergo termination of pregnancy if her mental or physical health is at stake. तो कोर्ट ये कह रहा है कि आर्टिकल 21 ये रिकोगनाइज करता है कि वो टर्मिनेट करवाए प्रेगनेंसी अगर वो उसकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम कर रहा है. Importantly, it is a woman alone
who has the right over her body and is the ultimate decision maker on the question whether she wants to undergo an abortion or not. The right of every woman to make reproductive choices without undue interference from the state is central to the idea of human dignity. कोर्ट ये कह रहा है कि every woman has a right to make her own choice और ये उनका part of dignity है, इसमें state interfere नहीं कर सकता. Deprivation of access to reproductive health care or emotional and physical well-being also injures the dignity of the woman. अगर आप उनको ये सब deny कर रहे हो तो आप dignity deny कर रहे हो. The object of Section 3, Clause 2, Subclause B of the MTP Act, read with Section 3B, is to provide for abortions between 20 to 24 weeks, rendered unwanted due to a change in the material circumstance of the woman. तो अगर circumstances में change आ गया है तो 20 से 24 weeks के बीच में भी abortion हो सकता है. In view of the object, there is no rationale for excluding unmarried or single woman. ठीक है, from the ambit of Rule 3B. तो कोर्ट ये कह रहा है कि ये कोई वो नहीं हुआ, difference नहीं हुआ. A narrow interpretation of Rule 3B limited only to married women would render the provision discriminatory towards unmarried women and will be violative of Article 14. Article 14 requires a state to refrain from denying any person equality before law or equal protection of law. So, ये 21 और 14 दोनों का violation है. Prohibiting unmarried or single parent women whose pregnancy are between 20 to 24 weeks from accessing abortion while allowing married women to access, this is against the Article 14. तो आप ये married और unmarried women के बीच में ये जो difference कर रहे हो, it makes no sense as per Article 14. The law should not decide beneficiaries of a statute based on the narrow patriarchal principles about what is permissible sex, which create invidious classification and excludes group based on their personal circumstances. The right of a reproductive autonomy, dignity and privacy under Article 21 give an unmarried woman the right of choice on whether or not to bear a child on a similar footing of a married woman. आप married और unmarried woman को different footings पे नहीं रख सकते. Article 21 और Article 14 सबके लिए है. So that's all. इसमें भी कई ज़्यादा और चीज़ें हैं which are very well put, and Justice Chandrachud has again done what he is loved for. So please go through this particular judgment. That's all. Thank you so much. See you next week. Bye-bye.